नमस्कार सभी लोगों को। और आज मैं आपके सामने हूं एक नई वीडियो रिलेटेड टू साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी में हमने जो पढ़ा है आज मैं उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देने वाला हूं। वो सारे क्वेश्चंस जो आपको बहुत फायदा देने वाले हैं आपके आगामी सीटेट के एग्जाम। कहीं ना कहीं आपकी ये टेस्टिंग करने के लिए कि जो वीडियोस आप तक पहुंचाई जा रही हैं उन पर आप फोकस कर भी रहे हैं या नहीं। मैंने फिर कहा कि जिन लोगों को ये वीडियोस मिल रही हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, वो इनको फोकस करें क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होने वाली है। दूसरी बात, 2 दिन से तकनीकी खराबी के कारण प्रॉपर नहीं हो पाया, प्रॉपर बातचीत नहीं हो पाई, वीडियोस मिस हो गई। तो मैं आपको अब ईच डे साइकोलॉजी एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस से रिलेटेड वीडियो देता रहूंगा। जो मिस हुआ है उसको हम इन दिनों में पूरा आज जो मैं बात करने वाला हूं वही सारे क्वेश्चंस लेके आया हूं जो बार बार अच्छे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और जो बार बार इस बात पे इशारा करेंगे कि आपने इस कॉन्सेप्ट की बारीकी को कितनी अच्छी तरीके से समझा है। तो फोकस करेंगे, ध्यान देंगे। और फिर बता दूं, ये क्वेश्चन नंबर में 10 है, लेकिन इनके अंदर जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस के जब मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा तो एहसास होगा ये 10 क्वेश्चन ना होकर 20-25 जाएंगे। अब वो कैसे जाएंगे उसे फोकस करने का प्रयास कीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ साइकोलॉजी। ध्यान देंगे। तो पहले क्वेश्चन शुरुआत कर रहा हूं, वही जो पूछे जाते हैं, वही जो वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचाए कंटेंट, और वही क्वेश्चन जो कंटेंट आपको मिला है उनसे कैसे बनकर आते हैं। ध्यान देंगे। तो बच्चे के, किसी भी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को, मीन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक, ये वर्ड बार बार ध्यान रखिएगा। इसके लिए बौद्धिक वर्ड यूज करते हैं, बौद्धिक को, या कॉग्निटिव वर्ड इंग्लिश में इसे यही बोलते हैं। सॉरी, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए सबसे अच्छा, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छा आप कहां परिभाषित कर सकते हैं। मतलब आपसे पूछा जा रहा है वह कौन सा स्थान है इन 4 ऑप्शंस में से जहां आप बच्चे का सबसे बेहतरीन कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता हुआ देख सकते हो और बता भी सकते हो। कहां परिभाषित कर सकते हैं। लॉजिकली इसके आंसर के लिए जाएंगे और उम्मीद करता हूं आप प्रयास करेंगे इस आंसर को समझने का कि क्या आंसर हो सकता है। देखेंगे, पहला, खेल के मैदान में, खेल के मैदान में। दूसरा, दूसरे को हम बोलेंगे आप गृह में, घर में। तीसरे की बात करूं तो तीसरा ऑप्शन अपना चलता है, आप समझ पाओगे, ऑडिटोरियम में, ऑडिटोरियम में, ऑडिटोरियम। यानी अगर आप एक टीचर हैं या अगर आप जो भी हैं, आपसे पूछा जा रहा है, आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको बच्चे का अच्छा कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखना है, तो कौन सी वो जगह है जहां आप उसे अच्छी तरह जस्टिफाई कर पाओगे। विद्यालय व कक्षा में, विद्यालय व कक्षा में। अब मैं उम्मीद करूंगा इसका आंसर क्या होना चाहिए उसके बारे में बारी बारी से बात करेंगे। संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट विकास का वो पहलू है जो व्यवहारवाद को छोड़कर रियल में बच्चे के अंदर की क्षमताओं को निखारने का या अंदर छुपी काबिलियत को बाहर लाने का प्रयास किया जाता है। उन सारी क्षमताओं को कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर रखा गया है। वो सारी बातें जो एक ब्लैक बॉक्स में बंद है, वो सारी क्षमताएं जो अंदर बंद है और आप उसे ओपन करके बाहर ला रहे हो। तो कहां वो फील्ड मिलेगा आपको, कहां वो क्षेत्र है, कहां वो स्थान है जहां पर आप इसे पूरी तरह डेवलप कर पाओगे। क्या वो खेल का मैदान है, घर है उसका, ऑडिटोरियम या विद्यालय व कक्षा। तो मैंने कहा जितने ऑप्शन कम कर लोगे उतना आंसर के पास पहुंच जाओगे। ये मेरा खुद का आपको सजेशन है। तो क्या खेल के मैदान में, मे भी खेल के मैदान में आप उसका संज्ञानात्मक विकास देख सकते हो, लेकिन केवल एक पहलू देख पाओगे, वो होगा सोशलाइजेशन वाला, सामाजिकता वाला। और संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना है। इस मैदान में हम उसका केवल सामाजिक देख सकते हैं मैक्सिमम, और फिजिकल डेवलपमेंट देख सकते हैं। संज्ञानात्मक
ये खेल का मैदान नहीं माना जाएगा। इस पे आप विचार कीजिएगा। घर के अंदर माँ बाप, कितने माँ बाप, हम पेरेंट जितने भी हैं वो सोचे, या जो टीचर जो पेरेंट्स है वो सोचे कि आप घर के अंदर बच्चे के पहलू कहाँ देख पाते हो। आप घर के अंदर उसकी सामाजिकता को देखते हो, आप घर के अंदर उसके वे ऑफ टॉकिंग देखते हो, वो बौद्धिक रूप से कितना तीक्ष्ण हो रहा है, वो आप इतना जस्टिफाई नहीं कर पाओगे घर के। ऑडिटोरियम की अगर मैं बात करूं तो ऑडिटोरियम मतलब जहां स्पीच वगैरह दी जाती है, वो खुला हुआ है, जैसे हॉल बना देते हैं ना, तो उस हॉल के अंदर बच्चा वर्क कर रहा है या स्पीच दे रहा है, तो क्या स्पीच देने वाले बच्चे थे, आप उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट जज कर पाओगे। ऑडिटोरियम में स्पीच देने वाला बच्चा हो सकता है रटा हुआ बोल रहा हो सकता है उसने बार बार उसकी प्रैक्टिस की हो, तो उससे उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं मालूम चलता। तो हम जाएंगे विद्यालय और कक्षा में, ऑब्वियस सी बात है। स्कूल में स्कूल के फील्ड भी आ जाएगा, उसकी करिकुलम एक्टिविटीज भी आ जाएंगी, उसकी स्कूल की क्लास के अंदर जो माहौल है वो आ जाएगा। इन सब को देखकर, इन सब का बारीकी से ऑब्जर्वेशन कर टीचर बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट निकाल सकता है और बता सकता है कि हाँ, ये बच्चा इस फील्ड में, यानी अपने पढ़ाई में या अपने अन्य सभी फील्ड में बेस्ट पा रहा है। तो बेस्ट पार्ट है विद्यालय और क्लासरूम। मैं उम्मीद करता हूं आप आंसर आ रहे होंगे। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मैं चाहता हूं, ये मेरी सच में ख्वाहिश है कि आप कमेंट में जब आप वीडियो को देखें, आपको लगता है सर ये आंसर हो सकता था, तो उस सकता पे हम लोग बात कर सकते हैं। इट विल बी हैप्पी मोमेंट टू मी। अगर आप मुझे भेजते हो तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग पढ़ रहे हो। आपने बोला सर ये क्यों नहीं होगा, ओपिनियन से क्यों नहीं होगा, मैंने आपको बता दिया मेरे ओपिनियन से ये होगा। अगर ऐसा नहीं कि बुक में ऐसा दिया होगा, बुक में कभी कभी बुक में गलत दे दिया जाता है, आप इस विवेक से सोचिए तब आंसर दीजिए। आपको अपने आंसर ऐसे सर्च करने हैं, एज अ टीचर आप क्या सोचते हो, तो फोकस कीजिएगा। नंबर 2, दूसरे की अगर बात करूं, कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। अगर कक्षा के अंदर की बात करें तो कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक देता है। कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक है। क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है। अधिगम की बात चल रही है, लर्निंग की। वो कौन सी बात है या वो कौन सा फैक्टर है जो ज्यादा प्रभावित करता है क्लास के अंदर बच्चे का लर्निंग कैपेसिटी, सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है। तो आप विचार करेंगे और आंसर देने का प्रयास करेंगे। कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है। किसका? कक्षा का सामाजिक वातावरण, कक्षा का सामाजिक वातावरण, जो क्लासरूम के अंदर सोशल एनवायरनमेंट बना हुआ है वो फैक्ट ज्यादा डालता है। नंबर 2 इसके लिए जाते हैं। नंबर 2 हम जाएंगे कक्षा का आर्थिक वातावरण। विचार करिएगा किसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा बालक की लर्निंग प्रभावशाली बनाने के लिए। आर्थिक वातावरण। नंबर 3 के लिए चलेंगे। नंबर 3 हम जाते हैं किसके लिए? कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण। कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। और लास्ट कक्षा का अनुशासन। अब इसको समझने का प्रयास करें। कक्षा का अनुशासन, मैंने कहा है हमेशा ऑप्शन कम कीजिए, आंसर के पास पहुंच जाएंगे। इनमें से वो कौन सा एक ऑप्शन है जिससे बच्चे का क्लासरूम के अंदर लर्निंग जो एटमॉस्फेयर है, लर्निंग कैपेसिटी ज्यादा प्रभावित होती है? तो अगर सामाजिक वातावरण की बात करूं, कक्षा के अंदर रिलेशनशिप की बात करूं, दोस्त होते हैं उसके स्टूडेंट, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन होता है, इसका ज्यादा प्रभाव दिखाई देगा। विचार कीजिएगा। कक्षा का आर्थिक वातावरण तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिकली क्लासरूम में कोई ज्यादा पैसे वाला या कोई कम पैसे वाले से उससे उसका अधिगम इफेक्टिव नहीं होता। तो ये तो मैं कैंसिल कर देता हूं, इसके बारे में बात करूंगा अभी। दूसरा, कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट मीन
आपने कौन कौन सी टेक्निक यूज की है, आप कौन कौन से तरीके यूज कर रहे हो, आपका व्यवहार कैसा बच्चे से बात करने का, आपका उससे रिलेशन कैसा है। मैं ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ, कई लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि टीचर का स्टूडेंट से जितना अच्छा रिलेशन होगा वो उतना अच्छा पढ़ेगा, लर्निंग उतनी इफेक्टिव होगी। बिल्कुल ठीक बात है, तो वो इसके अंदर आया बिल्कुल, लेकिन ये खुद इसके अंदर आया। सामाजिक वातावरण, सामाजिक विकास मनोवैज्ञानिक एक्सपेक्ट का ही परिणाम है। साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ही इतने अच्छे बताए गए हैं टीचर को कि टीचर को बच्चे के साथ तानाशाही वाला व्यवहार नहीं करना है, इसकी वजह से टीचर जानता है। और कक्षा का अनुशासन, डिसिप्लिन क्लास का कहता है, माना डिसिप्लिन लर्निंग पर इफेक्ट डालता है, पर डिसिप्लिन का इसके ऊपर इफेक्ट नहीं, इससे ज्यादा इफेक्ट, क्योंकि डिसिप्लिन सोशल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट तो काट ही दिया मैंने। इन दोनों को अगर आप सोचोगे तो आप इसके लिए क्यों जाओगे, क्योंकि मनोवैज्ञानिक वातावरण, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट इसलिए वैल्यूएबल होगा, ये सारे एस्पेक्ट इसके अंदर आते हैं। टीचर से कैसे बात करनी है, टीचर को बच्चे का कैसे बिहेव करना है, कौन कौन सी तकनीक यूज करनी है, किस मेथड से पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कंटेंट में क्या देना है, क्या टीएलएम यूज करना है, ये सब ये तय करता है। इसका मतलब लर्निंग प्रभावी होती है कक्षा के मनोवैज्ञानिक वातावरण से, और मनोवैज्ञानिक वातावरण को मैंने आपको डिफाइन कर दिया। तो हमें उस ऑप्शन के लिए जाना है, हमेशा हमें उस ऑप्शन के लिए जाना है जिस ऑप्शन को हम जस्टिफाई कर पाए बाकी के साथ बेस्ट के रूप में। तो ये बेस्ट है, इनमें से फोकस करेंगे। थर्ड क्वेश्चन मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर आपका मुझसे कोई इस पर आर्गुमेंट, तर्क वितर्क हो तो यू कैन डू इट विद मी, यू कैन डू इट विद मी ओपनली, यू कैन से टू मी, आप लिख सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। थर्ड देखें, विकास शुरू होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विकास, डेवलपमेंट स्टार्ट्स, विकास शुरू होता है, क्या बताएंगे आप, किस अवस्था से? मैं स्टेज लिख रहा हूं। पहला शैशवावस्था से, इन्फेंसी, शैशवावस्था, विकास को आप इससे डिफाइन करेंगे। नंबर 2, क्या वो उत्तर बाल्यावस्था शुरू होता है? उत्तर बाल्यावस्था से। नंबर 3, थर्ड ऑप्शन, पूर्व बाल्यावस्था, या हम जाएंगे 4, सोचिए विचार कीजिए, विकास की बात कर रहे हैं, या हम जाएंगे 4 पर, पूर्व अवस्था। अब इन चारों को लेकर विकास की स्टार्टिंग, मैंने आपको बोला था विकास के मेन 3 चरण लेके मैं चला था, 5 को मैंने 3 में कन्वर्ट किया था, जैसे मैंने शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। शैशवावस्था बच्चा मां के गर्भ में जब कर रहा होता है तब भी उसका विकास शुरू हो जाता है, शारीरिक भी और मानसिक भी। तो प्रयास करेंगे समझने का। शैशवावस्था सही आंसर हो सकता है, कब? अगर जब तक इसमें ये नहीं होता, और ये है क्योंकि ये प्रसव पूर्व अवस्था, जब बालक मां के गर्भ में है तब उसका विकास शुरू हो चुका है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, और विकास वैसे दिखाई देता ही नहीं है, विकास महसूस करना पड़ता है, और वो बच्चा गर्भ में सीख रहा है, गर्भ में वो सीख रहा है। इसलिए इसका आंसर जो होना चाहिए, बाकी आप विचार कीजिएगा, प्रसव पूर्व अवस्था इसका परफेक्ट आंसर होना चाहिए। मैं इसके साथ जा रहा हूं और आपको भी इसको सोचना है और मुझे बताना है। तो विकास प्रारंभ होता है प्रसव पूर्व अवस्था से। अगला क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है और फोकस करेंगे, समझेंगे। मैंने क्या कहा, एक क्वेश्चन से आपको एक नहीं, जितने ऑप्शन है उन सबको अगर एक्सप्लेन करता हूं तो आपको 4 क्वेश्चन मिलते हैं, और कितना भी कम, अगर मैं हर ऑप्शन को एक्सप्लेन ना भी करूं तो कितने भी कम क्वेश्चन मान लूं तो कम से कम आपको 8 या 9 क्वेश्चन के मैं 4 का एक्सप्लेन करता हूं, तो 8 4 जा 32 और 2 34 क्वेश्चन आप तक पहुंचते हैं हर बार। अगला अवधारणाओं, 4th क्वेश्चन, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से, अवधारणाओं का बनना, हाइपोथेसिस परिकल्पना है, अवधारणाओं का बनना, अवधारणाओं का बनना, अवधारणाओं का बनना, विकास या अवधारणाओं का विकास होना, अवधारणाओं का विकास होना मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? मुख्य रूप से ब्लैंक हिस्सा है, मुख्य रूप से हिस्सा है
का हिस्सा है, समझने का प्रयास करेंगे। अवधारणाओं का बनना मुख्य रूप से हिस्सा है। पहले जानते हैं अवधारणाएं क्या होती हैं। अवधारणाएं होती हैं वो कल्पना या वो चीजें जो बच्चे के आसपास है और उसको सॉल्व करके वो किसी कंक्लूजन पर पहुंच रहा है। मेरी बात समझिए, कोई भी कार्य बच्चा कर रहा है, कोई प्रैक्टिकल बच्चा कर रहा है, उस प्रैक्टिकल का जो लास्ट जब वो कंक्लूजन निकालता है तो वो एक अवधारणा लेके चलता है कि मुझे ये बनाना है, मुझे ये करना है। अवधारणा एक परिकल्पना, एक हाइपोथेसिस दिमाग में चल रही है, उस अवधारणा को लेकर वो आगे बढ़ रहा है। तो ये किस चरण में आएगा, मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, आप समझने का प्रयास करेंगे। अवधारणा का बनना आपका फिजिकल डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, इज इट सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, क्या ये सामाजिक विकास है? ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाए, कैसे दिया है, आपको क्लियर होना चाहिए। इज इट संवेगात्मक, इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल अवधारणा है, संवेगात्मक विकास, एंड द फोर्थ वन इज इट संज्ञानात्मक। आई थिंक ये होना चाहिए। इसने बोला संज्ञानात्मक विकास या बौद्धिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, बौद्धिक विकास। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इसका आंसर सोच पाएंगे। कोई बच्चा किसी भी कार्य को कर जो करना चाह रहा है उसमें अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है और उसके लिए अवधारणा तय करके रिजल्ट तक पहुंच रहा है, तो उसका एक ही सिद्धांत है, क्या वो फिजिकल डेवलपमेंट से तय होगा, क्या वो सामाजिक विकास से तय होगा, क्या वो इमोशन से तय करेगा या संज्ञानात्मक विकास। इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। बच्चे के ब्रेन से रिलेटेड अवधारणा बनती है, बच्चे के ब्रेन की ग्रोथ से बनती है, मस्तिष्क के विकास से बनती है, उसका जितना भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उससे अवधारणाएं बनती है, उसकी जितनी क्षमताएं बढ़ती हैं, उसकी इनर एबिलिटीज जितनी बाहर निकल के आती है वो उतना ही अवधारणाएं बना सकता है। तो अवधारणाओं का बनना डिपेंड करता है उसकी छुपी हुई प्रतिभा पर जो निकल के बाहर आती है। कब? जब होता है उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब मैंने बताया आपको संज्ञानात्मक विकास। परफेक्ट आंसर है इसका कि संज्ञानात्मक विकास से बच्चा अवधारणा बना सकता है और वो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे की ओर चलना शुरू कर देता है। एक साधारण बालक से अगर बच्चा एक क्रिएटिव बालक बन रहा है, क्रिएटिविटी उसके अंदर जनरेट हुई है या उसके अंदर है, आपने बाहर निकाल दी है, तो बिकॉज ऑफ दिस डेवलपमेंट जिसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया है सीटेट में, किस अवस्था को, ये बहुत बार पूछा गया है और उम्मीद करता हूं आपको मिले, किस अवस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है? खिलौनों की आयु, खिलौनों की अवस्था है, खिलौनों की आयु कहा जाता है। सोच के बताएंगे, खिलौनों की आयु कहा जाता है, किस अवस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है? फोकस करेंगे। ऑप्शन था, ऑप्शन क्या है? बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था बोलेंगे इसे खिलौनों की आयु। नंबर 2, क्या हम इसे किशोरावस्था बोलेंगे? किशोरावस्था। ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह आने चाहिए, मुझे ऐसी उम्मीद है। इसे बोल सकता हूं मैं पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था को जो मैंने आपको बताया था कि पूरे बाल्यावस्था होता है बच्चे की विकास का, और लास्ट फोर्थ वन इज प्रौढ़ावस्था। ठीक, अब विकास सोच के बताइए। मैं अगर मैं तीनों अवस्थाओं की बात करूं, शैशवावस्था 0 to 6, 6 से 12 बाल्यावस्था, 12 से 18 या 20 वो किशोरावस्था। तो अब जब शैशवावस्था के पार्ट्स में बांटूं तो शैशवावस्था का एक पार्ट पूर्व बाल्यावस्था होता है जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट होता है, वो 0 से 6 साल का होता है, 3 से 6 साल के बीच में जब वो पहुंचता है उसका इंटरेस्ट जनरेट होता है किसमें? खिलौनों में, खिलौनों में खेलता है वो। और आप इसको बाल्यावस्था नहीं बोल सकते, दिमाग में आ भी रहा हो तो क्यों नहीं बोलते? बाल्यावस्था में बच्चा नई नई मेथड्स, नई नई उनसे शिक्षा ग्रहण करता है, इनसे कहीं दूर हो जाता है। तो खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। किशोरावस्था में बच्चा, मैंने बोला अपोजिट जेंडर के लिए अट्रैक्शन होता है, सेक्स संबंधी प्रॉब्लम इसमें जनरेट होती है, तनाव, कुछ करना है, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, दुनिया बदल दूंगा, ये किशोरावस्था में। इस अवस्था की मैंने बता दिया, मेथड सिखाने की, टेक्निक सिखाने की, बच्चे को अच्छा बनाने की, अच्छे ट्रैक पर डालने की सबसे बड़ी अवस्था बाल्यावस्था। बचपन, यहां ब्रेन का बहुत अच्छा विकास होता है लेकिन
क्षेत्र लिमिटेड होता है, लंबे क्षेत्र में नहीं होता। ब्रेन उसका बहुत विकास विकसित होता है, बहुत चीजें सीखता है, पर क्योंकि क्षेत्र दायरा सीमित होता है। 6 साल का बच्चा ज्यादा दूर नहीं जा पाता, ज्यादा लोगों से नहीं पाता, लेकिन जब वो 6 से 12 का बनता है, यहाँ पर ब्रेन का विकास थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन दायरा बढ़ जाता है। तो फोकस करिएगा, ये चीजें पूछी जाएंगी। और मैंने किशोरावस्था को बता दिया, संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था, अपोजिट जेंडर की अवस्था, ग्रुप में रहने वाली अवस्था, समूह का आगे बढ़ के करने, ये सब किशोरावस्था में जाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। 6वें क्वेश्चन के लिए चलते हैं। मैं आपको इन सारी स्टेज को बता रहा हूं, इन स्टेज से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब है निम्न में से कौन सा विकास के, समझना मैं क्या बोला, छोटे बच्चों के लिए, निम्न में से मैं कौन सा विकास छोटे बच्चों का, छोटे बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का सर्वाधिक मददगार होगा। छोटे बच्चों के संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए संज्ञानात्मक विकास का या विकास में सर्वाधिक मददगार होगा। इनमें से कोई डेवलपमेंट का प्रकार ऐसा है जो छोटे बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, संज्ञानात्मक विकास में सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं, वैसे तो आपको क्वेश्चन पढ़ के ही आंसर आना चाहिए था, अगर आपने अच्छी तरह पढ़ा है तो आपको आंसर ऐसे ही आ जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं आगे लेके चलता हूं, ऑप्शन लेके चलता हूं। सामाजिक विकास, क्या सामाजिक विकास से बच्चे का संज्ञानात्मक विकास प्रभावित होता है? मैं बिल्कुल कहूंगा होता है भैया, बिल्कुल होता है। लेकिन हमने क्या बोला, सर्वाधिक, इस शब्द पे जाएंगे, यही तो समझना है प्रभावित से, क्योंकि विकास के सारे चरण एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं एक दूसरे पे, और जब वो डिपेंडेंट है तो हमको क्या निकालना है, एक चुनना है जो सबसे ज्यादा इफेक्ट डालेगा। नंबर, क्या वो फिजिकल डेवलपमेंट है? मैं इसकी भी हाँ कर रहा हूं, ये तो होता है। थर्ड, क्या वो संवेगात्मक विकास है, जिसे हम सामवेगिक विकास बोलते हैं? क्या वो तीसरा चरण काउंट किया जाएगा बालक के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने में? और या वो फोर्थ हमारा होगा जिसे हम मनोगत्यात्मक या भाषाई विकास, इसमें ऑप्शन है भाषाई विकास। तो बच्चों विचार कीजिए, अगर थोड़ा भी लॉजिकल आप सोचेंगे तो आंसर मिलेगा। बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में किसकी सर्वाधिक योग्यता या सपोर्ट रहता है? इन चारों में से सामाजिक, मना नहीं करूंगा, रहता है। सामाजिक, मना नहीं करूंगा, रहता है। भाषा विकास को तो काट देता हूं, छोड़ता हूं, है ना, क्योंकि ये सब इसके चरण में है, इसके अंदर आ जाते हैं। अब बात करता हूं किसकी, मैंने कल भी बताया था, बार बार कहता हूं, अगर किसी बच्चे की फिजिकल ग्रोथ अच्छी नहीं है, फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा नहीं है, वहीं से डल, सब कुछ डल, ना कॉग्निटिव अच्छा होगा, ना इमोशन अच्छा होगा, ना सोशल डेवलपमेंट अच्छा होगा। अगर बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट को आप काउंट तो वो इन सब का बेस्ट पार्ट है। उसका फिजिकल अपीयरेंस, इंटरनल एंड आउटर जितना अच्छा होगा, बच्चा जितनी अच्छे न्यूट्रिएंट्स ले रहा होगा, वो जितने अच्छे खान पान को ले रहा होगा, वो जितनी अच्छी ग्रोथ की ओर जा रहा होगा, उतना अच्छा होगा उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो आंसर होना चाहिए और होगा फिजिकल डेवलपमेंट। किसी को कोई दुविधा हो, कोई क्वेरी हो, यू कैन आस्क मी। अगले क्वेश्चन के लिए चल रहा हूं, फोकस करिएगा और समझने का प्रयास करेंगे। हम 6वें पे आ गए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। 5 क्वेश्चन 6 हम कर चुके हैं, 7 पे जाने वाले हैं, और 6 क्वेश्चन के से सारे ऑप्शन में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर आपको प्रॉब्लम दे रहा हो कि नहीं इसका है, कमेंट बॉक्स में अब कर ले, अगर आप सोचेंगे तब सॉरी, सार्थक अधिगम 8वां क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, 7वां, सार्थक अधिगम। इस सब सार्थक अधिगम के लिए, सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास के, सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास के या विकास की किस अवस्था से आरंभ होती है? विकास की किस अवस्था से आरंभ होती है? दोबारा समझे, सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से है? वो कौन सी है? जब बच्चा जो भी
याद रखता है, सार्थक अर्थ धीरे धीरे समझने लगता है उसका, तो कौन सी स्टेज है? प्रयास करेंगे आंसर देने का। फर्स्ट किशोरावस्था। क्वेश्चन समझिए, सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से प्रारंभ होती है? किशोरावस्था से प्रारंभ होती है, या वो बाल्यावस्था से प्रारंभ होती है? बाल्यावस्था से प्रारंभ होती है, या वो शैशवावस्था से प्रारंभ होती है, या वयस्कावस्था, इसे हम प्रौढ़ावस्था बोलते हैं। क्वेश्चन समझ में आया होगा। आंसर की ओर चलते हैं, करते हैं और आंसर को लेके आते हैं कि क्या आंसर हो सकता है। वयस्कावस्था। हम सार्थक अधिगम के लिए जा रहे हैं, तो सार्थक अधिगम जो बोल रहा है उसका अर्थ समझ में आ रहा है, उसे वो समझ गया है और बार बार उसे वही दोहरा रहा है, या उस बात को वो कहीं भी अच्छे फॉर्म में यूज कर लेगा। तो जब आप अधिगम की बात करते हैं तो आप अधिगम के लिए आता है कि जब किसी कार्य को बच्चा सीखे और किसी भी कंडीशन में इंप्लीमेंट कर पाए, तो अधिगम सार्थक अधिगम कहलाता है। तो पता है किशोरावस्था में सार्थक अधिगम होता है, लेकिन प्रारंभ नहीं होता है, ये तो उसकी स्टेज का तीसरा चरण है। बाल्यावस्था में भी सार्थक अधिगम होता है, लेकिन प्रारंभ नहीं होता है। वयस्कावस्था अंतिम अवस्था है। शैशवावस्था को लेकर बात करूंगा और मैं एग्जांपल, आंसर ये होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? मान लीजिए मैंने 0 से 6 साल बोला है, जो एक 3 साल का 4 साल का बच्चा एक इंसान जिसे घर में देखता है बचपन में, जिसे वो पापा 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 सब लोग बोलना शुरू करता है, बचपन के उस चरण में कई बार वो चाचा को भी पापा बोल जाता है, लेकिन जब उसे रियलिटी मालूम चलती है, वो 3 या 4 साल का होता है और वो पिताजी से ही पापा बोल रहा होता है, माँ से माँ बोल रहा होता है, तो क्या हुआ कि जब वो 6, 7, 8, 9, 10 साल का हो गया, अपने चाचा को पापा बोलना शुरू कर दिया, चाचा को पापा मानना शुरू कर दिया। इट इज नॉट पॉसिबल। वो उसने सीख लिया है कि ये जो इंसान खड़ा हुआ है, जिसको माँ पति मानती है, या मेरी माँ की जो हस्बैंड है वो मेरे पिता है, तो वो उसका, मैंने एग्जांपल पारिवारिक दिया है, ये लर्निंग में भी आता है। तो सार्थक अधिगम का मतलब हुआ अर्थ सहित अधिगम, रियल अधिगम, रियल लर्निंग। तो सार्थक अधिगम की प्रक्रिया कौन सी होगी? यहां से शुरू हो जाता है। आप बड़े बड़े कल्पना मत करें, इनमें बहुत सारी चीज सीख जाता है, लेकिन जो वो सीखता है वो सार्थक होती है, उसको वो यूटिलाइज करता है, उसको समझ जाता है, आगे तक याद। तो सार्थक अधिगम के लिए शैशवावस्था, इन्फेंट स्टेज इज द राइट आंसर। अगला, मान लीजिए ये पूछा गया कई बार कि आप प्राइमरी टीचर हैं, तो प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक की, प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक की, मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे रखे हैं जिनको आप समझो। इसमें ये बहुत टिपिकल नहीं है, पर बहुत थोड़ा लॉजिकली सोचेंगे। प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक की सर्वाधिक, सबसे इंपॉर्टेंट, सर्वाधिक, ऐसे पूछते हैं वो, आप इंपॉर्टेंट के लिए जाते हो, वो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ लेते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। जब वो सर्वाधिक लिखते हैं ना बच्चों, तो सर्वाधिक का मतलब होता है कि वो आपको ऑप्शन ऐसे देने वाले हैं, 2 या 3 भी, जो सब विशेषताएं तो होंगी, लेकिन उनमें से आपको एक दिमाग से सोचनी है और ध्यान रखना है, और आप टीचर तो विचार कर पाओगे। पहला, विषयों में, जो विषय वो पढ़ा रहा है प्राइमरी में, विषयों में ज्ञान की दक्षता, या ज्ञान में दक्षता, एफिशिएंसी होनी चाहिए। जो पढ़ा रहा है उसमें एफिशिएंसी होनी चाहिए, उसके अंदर पढ़ाने की उत्सुकता। मैंने क्या कहा, कुछ ऑप्शन देंगे कि आपको लगेगा ये भी ठीक है और वो भी ठीक है। अब आपको फोकस किस पे करना है? फोकस करना है जो सर्वाधिक अच्छा है। उसके बाद तीसरा है धैर्य व दृढ़ता, धैर्य व दृढ़ता, और फोर्थ में जाऊंगा शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता। वो साइकोलॉजिकल मेथड भी जानता है, शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता। अब लग रहा था कि बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है भाई, तुरंत आंसर दे देंगे। कैसे? एक टीचर को प्राइमरी लेवल पे क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए? विषयों में ज्ञान दक्षता होनी चाहिए। किसी भी लेवल पे वो विषय में ज्ञान दक्षता होना चाहिए, लेकिन वो सर्वाधिक नहीं है। एक टीचर के लिए ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं है, ये मैं बार बार बोलता हूँ, ना प्राइमरी ना किसी लेवल पर। क्या आप में पढ़ाने की उत्सुकता होनी चाहिए, ये जरूरी है। एक टीचर के लिए पढ़ाने में रुचि, पढ़ाने में उत्सुक होना ये बहुत जरूरी है।
धैर्य व दृढ़ता, विचार कीजिएगा। शिक्षण पद्धतियों, ज्ञान की दक्षता, कौन नहीं चाहता कि टीचर तरह तरह की वैरायटी ऑफ लर्निंग स्किल्स और मेथड्स को यूज करें। तो किसके साथ जाएंगे, विचार करिएगा। मैं जा रहा हूं या मेरे अकॉर्डिंग ये क्यों होगा, बात चल रही प्राइमरी लेवल की। प्राइमरी लेवल पर आप अगर अपने सब्जेक्ट में बहुत बड़े महारथी नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, इतना बड़ा स्कोप भी नहीं है, इतना बड़ा सब्जेक्ट भी नहीं है, इतना विषय का गहरा अध्ययन भी होना चाहिए आपको कि प्राइमरी लेवल पढ़ा रहे हो। पढ़ाने की उत्सुकता इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। कब तक आप लाख क्यूरियस है, अरे मैं बदल दूंगा, समाज को चेंज कर दूंगा। आप पहुंचे क्लास के अंदर, फर्स्ट में पहुंचे, मान लीजिए वहां बच्चे कोई बैठा हुआ है, पहले आपको पहचान नहीं रहा, टेढ़े मेढ़े मुंह कर रहे हैं, कोई उसे नोच रहा है, कोई उसे नोच रहा है, तो ये सारी उत्सुकता ना वहीं रह जाएगी। आप खड़े होंगे, डंडा उठाएंगे, जो ज्यादा टीचर करते होंगे, नहीं करते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, ये तो दूर दूर तक नहीं करना चाहिए, लेकिन आप कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में आ जाओगे, कहाँ फंस गए यार, कहाँ बता दिए इन बच्चों के बीच में, इन्हें पढ़ा पाएंगे। तब क्या चाहिए होगा, तब चाहिए होगा ये पेशेंस, धैर्य, करके दिखाना है, दृढ़ता, डिटर्मिनेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहिए। आप बच्चों को एक दिन बोलेंगे, 2 दिन, फिर आप ऐसे कुछ टैकल करोगे, ये सब आपको आना चाहिए, ये भी आपको आना चाहिए। लेकिन ये नहीं है तो ये सब फेल हो रहे हैं। महान पद्धतियां जानते हो, महान ज्ञाता है, ये सारी पद्धतियों जानते हैं, लेकिन ये जब प्राइमरी जानते हैं, इंटर कॉलेज में पढ़ा लेते हैं और फिर वो बड़े बच्चों को पढ़ा लेते हैं, जब प्राइमरी जाते हैं, क्योंकि सारी पद्धतियां रखी रह जाती हैं, इनके आगे पेशेंस नहीं है। बच्चे 4-5 बार पूछते हैं, थोड़ा उधम कर देते हैं, बच्चे आपसे बात कर रहे होते हैं, ये क्लास छोड़ के चल देते हैं। कोई भी टीचर की बात कर लो, तो आपके अंदर सबसे बड़ा आपका प्लस पॉइंट होगा अगर आप ये हैं तो। प्राइमरी में क्यों लेडी टीचर्स को प्रमोट किया जाता है, उनको ज्यादा लिया जाता है प्राइमरी में, उसका एक बड़ा रीजन क्या बताऊं, वो ये माना गया है कि लेडीज में ज्यादा धैर्य होता है, पेशेंस होता है, किसके कंपेयर में, मेल की कंपेयर में वो ज्यादा धैर्यवान होती है। मैं नहीं कह रहा कि मेल नहीं होता, कंपेयर टू मेल फीमेल ज्यादा धैर्यवान होती है, तो उनको इसलिए प्राइमरी दिया जाता है। और क्या आपने संभालो, अब जो संभालने वाली टीचर होती है वो संभाल भी लेती है और बच्चों को अपना बना भी लेती है, मेल भी ऐसा करते हैं। पर इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये एक प्राइमरी टीचर का द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी है जो सबके अंदर होनी चाहिए। 9वें क्वेश्चन के लिए चलता हूं, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आएगा। और अब बात कर रहा हूं शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए। आप चाहते हो तरह तरह की विधि यूज करना, शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए, विभिन्न विधियां चाह रहे बच्चे को पढ़ाना, शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए एक टीचर चाहता है बच्चे को तरह तरह की स्किल मेथड से पढ़ाना। कौन सी अवस्था सर्वाधिक देख लो, फिर दो दिया, कौन सी अवस्था, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्वेश्चन समझने का, कौन सी अवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षण की विधियों के लिए सब अवस्था महत्वपूर्ण है, लेकिन एक अवस्था ऐसी है जिसमें आप विधियां यूज करो, रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है, बहुत अच्छा परिणाम देते हैं बच्चे। कौन सी है, आपको अभी आंसर आना चाहिए, मैं ऑप्शन ना दूं तब भी आंसर आना चाहिए, पर क्योंकि 4 ऑप्शन दे रहा हूं तो लिखने पड़ेंगे मुझे। पहला, क्या वो बाल्यावस्था है, दूसरा, या वो किशोरावस्था है, थर्ड, क्या उसे हम प्रौढ़ावस्था में काउंट करें या शैशवावस्था लेके चलें, शैशवावस्था, और फोर्थ वन में यहां लिखना चाहूंगा, जगह है मेरे पास, फोर्थ वन इज, क्या मैं उसे प्रौढ़ावस्था में काउंट करूं। बच्चों बात समझने का प्रयास करेंगे। आप चाहते हो तरह तरह की नए मेथड बच्चों को पढ़ाना, तो वो कौन सी स्टेज है बच्चे की डेवलपमेंट की जिसमें आप उन सारे मेथड्स को यूज करोगे और रिफंड बहुत अच्छा मिलने वाला है। भाई आप इन्वेस्ट कहाँ करते हो, इन्वेस्टर वहां करते हैं अगर रिफंड अच्छा हो। यहाँ हम बच्चों पे कब अच्छी विधियां इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट तब करो जब वो अच्छा आउटपुट दे। अच्छा आउटपुट कब देंगे, उनका अच्छा आउटपुट तब निकाल पाओगे जब वो उस स्टेज में चल रहे होंगे जो सीखने के लिए सबसे टॉप क्लास स्टेज मानी जाती है, लर्निंग करने के लिए सबसे अच्छी स्टेज मानी जाती है। और वो बार बार बोल चुका हूं, किसी भी लर्निंग को अच्छा कराने के लिए 6 से 12, 6 to 12, इन 6 से 12 में आप बच्चे को, मैं रियलिटी बता रहा हूं, माँ बाप जितने हैं, पेरेंट्स या टीचर जितने हैं, उस 6 से 12 में अपना फोकस दे दो बच्चों को। मैं नहीं कह रहा इसमें ध्यान नहीं देना, ध्यान यहाँ भी देना है, पर यहाँ अगर थोड़ा आप कहीं माइनॉरिटीज में आ गए तो यहाँ मेजर रूप में ध्यान दे लो, बच्चा बदलेगा, बहुत अच्छी तरह बदलेगा। फिर 12 से 18 खड़े रहो,
देखो, साथ दो, बस कुछ नहीं करना। ये फैक्ट है, ये बहुत बड़ा फैक्ट है, समझ में आना चाहिए कि शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी गई है, तो इट इज चाइल्डहुड, ये है आपकी बाल्यावस्था। गॉट इट? उम्मीद करता हूं ये आपके समझ में आया होगा, आना भी चाहिए, क्योंकि ये सिलेक्टिव क्वेश्चन है और ये उस कंटेंट से सिलेक्टिव क्वेश्चन है जो मैंने आप तक पहुंचाया है। कोई भी क्वेश्चन आपको, अगर आपने कंटेंट समझा है, आपने वास्तविकता में अवस्थाओं को लेकर, अधिगम को लेकर, अवस्थाओं में आने वाले चेंजेस को लेकर अच्छा जो वीडियोस दिए गए हैं, पहुंचे हैं आप तक, वो देखे हैं, तो आप इन सारे आंसर को अपने करीब से फील कर पा रहे होंगे और अच्छा फील कर पा रहे होंगे कि हाँ हम इन्हें कर पा रहे हैं। अब देखिए एक अच्छा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति, 10वां क्वेश्चन है, जब बालक में, किशोर या किशोरी में, जब किशोर में, और मैं यहाँ किशोरी लिख देता हूं क्योंकि मैं कभी भी जेंडर बायस को लेकर नहीं चलता हूं, लैंगिक पूर्वाग्रह। जब किशोर या किशोरी में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति में, किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति में, जब किशोर या किशोरी में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति में निजी स्तर पर निर्णय लेने की, मैं निजी स्तर पर स्वयं, निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगे, क्षमता का विकास परिपक्व होने लगे, परिपक्व होने लगे। दोबारा पढ़िए, दोबारा समझिए, जब किसी किशोर या किशोरी में किसी वस्तु के लिए, समस्या के लिए या किसी विशेष परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर स्वयं वो अपने आप निर्णय लेने लगा है, अपने आप निर्णय ले पा रहा है, तो इस विकास को क्या कहेंगे? बहुत अच्छी तरह समझा पाएंगे आप। तो जब आप इसको समझेंगे तो आंसर अच्छी तरह समझ पाएंगे, तो इस विकास को कहते हैं, मैं ऑप्शन दूंगा, ऑप्शन से पहले ही बात हो जाएगी, तो इस विकास को कहते हैं, चलो मैं ऑप्शन लिख नहीं रहा, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि वही इस विकास की व्यवस्था को आप क्या कहोगे? आप इसे सामाजिक विकास कहोगे, आप इसे मनोगत्यात्मक, चलिए सामाजिक विकास पहला, इसे आप सामाजिक विकास कहोगे। नंबर 2, इसे आप मनोगत्यात्मक, मोटर डेवलपमेंट कहोगे, मनोगत्यात्मक विकास कहोगे। 3rd, इसे आप भाषाई विकास कहोगे या इसे आप भाषा विकास कहोगे। किसे? निर्णय लेने की क्षमता, अपने आप डिसीजन मेकर बन रहा है वो, या इसे आप उसका संज्ञानात्मक विकास कहोगे, संज्ञानात्मक विकास। विचार कीजिए और आंसर मुझे दीजिए। जैसा कि मैंने बोला, जब किसी बच्चे के अंदर किसी भी वस्तु के लिए, समस्या के लिए या परिस्थिति में अपने पर्सनल डिसीजन लेना जान गया है, परिपक्व होने लगा है, लेने लगा है, तो इसे क्या बोलेंगे? क्या वो सोशल डेवलपमेंट है? सामाजिक डेवलपमेंट को काउंट करोगे आप इसमें? आप डेवलपमेंट में काउंट करोगे? मोटर डेवलपमेंट बोले तो उसकी इंद्रियों का विकास हो चुका है। आप उसके भाषाई विकास को काउंट करोगे? लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो चुका है, या कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो चुका है, उसका बौद्धिक रूप से विकास प्रारंभ हो चुका है। बौद्धिक रूप से विकास के प्रारंभ होने का मतलब है अंदर की स्किल्स, अंदर के टैलेंट्स, हिडन टैलेंट्स निकल कर बाहर आने लगे हैं। तो बार बार एक वर्ड को यूज किया है हमने, किसी बालक के अंदरूनी क्षमता निकल कर बाहर आने लगे, उसके अंदर का छुपा हुआ रियलिटी बाहर आने लगे, वो अपना बेस्ट देने के लिए बाहर आने लगे, तो वो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। तो ये विकास की वह अवस्था है। इस अवस्था में आने के बाद बच्चा अपने आप डिसीजन लेने लगता है। जिन्होंने इंग्लिश पेडागोजी की वीडियो देखी होगी, जो मैंने शेयर कर दी है, आप लोगों को समझ में आया होगा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की मैंने आपको चरण जो बताए थे, जिसमें एक्विजिशन पहला चरण, फ्लुएंसी सेकंड, मेंटेनेंस और जनरलाइजेशन और एडेप्टेशन, ये 5 चरण थे। यानी ये 5 चरण मिलकर ही बनाते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और 5 चरण में मैंने अपने आपको बारी बारी से बताया था कि एक्विजिशन किसे कहा गया है, फ्लुएंसी किसे कहा गया है, किसे कहा गया है मेंटेनेंस, जनरलाइजेशन किसे कहा गया है, और किसे कहा गया है एडेप्टेशन। ये 4 या 5 चरण मेन होते हैं किसी बच्चे के
कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, संज्ञानात्मक विकास में बच्चा इन 5 चरण से होकर गुजरता है। जिनको इसके बारे में और बारीकी से पढ़ना हो वो इंग्लिश पेडागोजी की जो इस लास्ट वीडियो मैंने दी है या मिली है आपको, उसको पढ़िए। आपको ये वर्ड जो बार बार यूज हो रहा है इसका इंग्लिश वर्जन समझ में आएगा। मैंने आपको बार बार कहा है कि जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश पेडागोजी में, वो इंग्लिश पेडागोजी है, वो हिंदी पेडागोजी है, वो मैथमेटिक्स पेडागोजी है, और कहीं ना कहीं वो ह्यूमन या चाइल्ड साइकोलॉजी भी है। उम्मीद करता हूं इन 10 क्वेश्चन में जो भी हमने बेसिक बातें की हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके हम चले हैं, जो कंटेंट हमने दिया था उसके रिलेटेड क्वेश्चन जो हमें मिले हैं, इसमें किसी भी क्वेश्चन में किसी को कितना भी या छोटा या बड़ा कितना भी डाउट हो, कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए। और कमेंट इसलिए कीजिए, आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको रियलिटी में मुझे लगेगा कि आपने कंटेंट पढ़ा है और तब मुझसे पूछा है। क्योंकि मैंने बार बार कहा है सीटेट के लिए और अच्छे टीचर के लिए आपका बहुत अच्छा समय चल रहा है कि आप इन वीडियोस को देख पा रहे हो। मैं सच में कोई ज्यादा ये नहीं कि बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, पर फैक्ट इज दैट कि मैं बेस्ट आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको समझ में आएगा और पक्का आएगा। एक बात और ऐड ऑन कर दूं, मुझे कुछ लोगों ने पूछा है कि गणित यानी मैथमेटिक्स जो सीटेट में आता है तो 15 नंबर के मैं बोलूँ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं, 15 की पेडागोजी। तो मैं बार बार बोल दूं गणित की पेडागोजी आ जाए, इंग्लिश की पेडागोजी आ जाए, हिंदी की पेडागोजी आ जाए, शब्द चेंज होंगे, कंटेंट चेंज नहीं होगा। बेसिक चीज एक ही है। टीचर चाहे मैथमेटिक्स का हो, इंग्लिश का हो या हिंदी का हो, उसको क्लासरूम में क्या एटमॉस्फेयर देना है, बच्चे का आउटपुट कैसे बाहर निकालना है, उन सारी स्किल्स को यूज करने का वे एक ही रहता है। बट टीचर के कंटेंट यहाँ चेंज हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे क्वेश्चन समझिए, अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक कंटेंट पहुंचाइए। अच्छा कंटेंट मार्केट में यानी यूट्यूब पर लोगों को नहीं मिल पा रहा है और सब लोग अपना बेस्ट देना चाह रहे हैं। मैं भी यहाँ आपको सर्च करके अपनी और अपना जो भी अनुभव है उसके अकॉर्डिंग बातें शेयर कर रहा हूँ, क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। जो भी दुविधा हो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए, सजेस्ट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूंगा और ट्राई करूंगा कि मैक्सिमम कंटेंट आप तक पहुंचे जब आप अपने एग्जाम को फेस करें। और मैं फिर कह रहा हूं एग्जाम तक नहीं रुकना है, मुझे आपको एक क्लासरूम का अच्छा बेहतरीन बहुत परफेक्ट टीचर के तौर पे एस्टेब्लिश करवाना है। ये मेरी ख्वाहिश है और यही मेरा टारगेट है। थैंक यू। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।